दोस्तों पिछले क्लास में हमने एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इक्विवेलेंट वेट किया था। इक्विवेलेंट वेट के 6 मेथड्स हमने बताए थे, सारे के सारे 5 तक तो मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको डिटेल कर दिया बता दिया था, और पिछले 6 जो था थोड़ा सा एक सुपरफिशियल या कहते थे हल्का सा एलिमेंट्री आइडिया दिया था। तो मैं सोचता हूँ कि उसको भी ठीक से आपको समझा दूँ इस लेक्चर में, उसके साथ साथ बाकी सब टॉपिक्स करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डस्टी जीत, और मैं हूँ आपका मेंटर आर के सर। तो फ्रेंड्स, ये हैं आपके मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट वेट्स। पहला मेथड हमने ठीक से समझा दिया था, सेकंड भी समझा दिया था, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। पहला क्या था? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट। उसके लिए क्या करना था? एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, वैलेंसी फिक्स्ड और वेरिएबल। उसके बाद मैंने डिवाइड बाय वैलेंसी फिक्स्ड और वेरिएबल। उसके बाद था आपका नॉर्मल सॉल्ट का, वो था फॉर्मूला वेट ऑफ द सॉल्ट, टोटल चार्ज ऑन द कैटायनिक पार्ट, ये भी मैं समझा दिया था। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड सॉल्ट, सॉल्ट एसिड नहीं, तो फॉर्मूला वेट ऑफ द एसिड सॉल्ट लेना पड़ेगा, और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स लेने होंगे, एटम्स। उसके बाद इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, तो इसके लिए हमने कहा था कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड लीजिए और बेसिसिटी लीजिए, मैंने बेसिसिटी के बारे में बताया था। उसके बाद इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, उसके लिए मैंने कहा था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस लीजिए और एसिडिटी ऑफ द बेस लीजिए, ये भी मैं समझा दिया था। यहाँ पे बेसिसिटी कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एसिडिटी कितने रिप्लेसेबल OH होंगे। अच्छा, उसके बाद इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट था, इसको मैंने डिटेल्स में नहीं समझाया था, मैंने एक छोटा चार्ट दिखाया था और कहा था कि जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो चार्जेस चेंज होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे या लॉस होंगे। तो लॉस्ट गेन जो भी हो, वन मॉलिक्यूल में, याद रखिए, वन मॉलिक्यूल ऑफ जो भी कंपाउंड लीजिएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे या लॉस्ट होंगे, उसी का वो, उसी से हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ द ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट। तो ये लास्ट वाला जो सेक्शन है, लास्ट सेक्शन, इस लास्ट सेक्शन को आज हम थोड़ा और अच्छी तरह से समझेंगे, ताकि आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो कि ये कैसे करते, क्योंकि सबसे टफ पार्ट अगर कहा जाए इक्विवेलेंट वेट निकालने का, तो ये ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट वाला ही पार्ट होता है, जो कि मैं आज सिखा देता हूँ आपको। तो अब हम ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट में, ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट के कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं उसको सीखेंगे, बट विद एग्जांपल्स। क्योंकि एग्जांपल्स नहीं देंगे तो उसको जस्ट थ्योरी बताना तो पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ, तो कोई काम का नहीं होगा आपका। तो इसलिए आपको इसको समझना पड़ेगा। पहले तो मैं इसका इक्वेशन फॉर्मूला बता देता हूँ। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट जो होगा, उसका फॉर्मूला मास होगा। फॉर्मूला मास होता क्या है? बार बार ये हम फॉर्मूला मास पे चले, तो फॉर्मूला मास से आप घबराइएगा मत, वो मॉलिक्यूलर मास ही जनरल टर्म्स में। लेकिन चूंकि कुछ ऐसे कंपाउंड्स जैसे NaCl का आपने देखा था, सॉल्ट्स बहुत सारे हैं जो आयंस में बढ़ जाते हैं, बाद जैसे पानी में डालिए लेकिन ऐसे घिरे रहते हैं चारों से एटम से, तो उनको हम लोग फॉर्मूला मास के हिसाब से डिपिक्ट करते हैं, लेकिन लिखते हैं उसका क्या, मॉलिक्यूलर मास ही, जो जनरल हम लोग समझते हैं। और उसमें क्या देखना है हमको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, गेन्ड या लॉस्ट, वो भी किसके द्वारा? बाय वन मॉलिक्यूल। पहले तो इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस के बारे में थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी रिडक्शन होती है। कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन, कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी क्या होती है? रिडक्शन होती है, रिड्यूस हो जाता है। और जो एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो कैसे समझेंगे ये ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस हुआ? तो सबसे अच्छा तरीका है नंबर लाइन। क्या है? हम नंबर लाइन क्यों सिखा रहे हैं, मैथ्स क्यों सिखा रहे हैं? तो याद रखिएगा, ये 0 है, ये 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, प्लस साइन में 1 2 3। उसी तरह सीधे लीजिए, -1 -2 -3। ये नंबर लाइन में अब याद रखिएगा, अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपका इंक्रीज करेगा। क्या होगा? इंक्रीजेस। और इधर से इधर आप आते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका
डिक्रीजेस। ठीक है, ये बात आपको पहले बहुत अच्छी से समझ में आना है कि जब हम नंबर लाइन के हिसाब से सोचते हैं और देखते हैं कि उस तरफ जा रहा है, यानी पॉजिटिव साइड में जा रहा है अगर नंबर, जैसे मान लीजिए किसी का 0 है और वो +2 हो रहा है, यहां से यहां जा रहा है, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, और कोई 0 है वो -2 की तरफ आ रहा है, तो क्या होगा, वो रिड्यूस्ड होगा। अब मैं एग्जाम्पल के द्वारा ही मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक सिंपल एग्जाम्पल जो आप जानते हो उसी को ले रहा हूँ। Mg+O2 होता है, लेकिन मैं बैलेंस उस तरह से नहीं करना चाहता हूँ, ऐसे हाफ मॉलिक्यूल लिख देता हूँ समझाने के लिए, और इधर मैं लिखता हूँ MgO। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब एलिमेंट्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट एटम होता है तो उसको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 देते हैं, तो यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर कंपाउंड जब बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे इसका +2 हो जाएगा और इसका -2 हो जाएगा। अब देखिए आप अगर इसका देखिएगा, मैग्नीशियम का देखिएगा, तो क्या देखिएगा, यहाँ पर 0 से वो +2 की तरफ गया, तो क्या उसकी हुई है, तो ये वाला कंडीशन हुई है, यहाँ से यहाँ गया हो, तो वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, अच्छा इसको देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहाँ पे 0 से -2 की तरफ है, तो वो ऐसे हुआ, 0 इधर है, वो -2 की तरफ है, ऐसे आया, तो वो क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ। ठीक है, अब जो ऑक्सीडाइज्ड होता है ना, दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस करता है, तो वो रिड्यूस करता है दूसरे को, तो उसको कहते हैं रिडक्टेंट। तो खुद खुद जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिडक्टेंट कहलाता है, और जो रिड्यूस्ड हुआ है खुद, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज किया, तो ये कहलाता है ऑक्सीडेंट। ये आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में पढ़िएगा, लेकिन बहुत देर के बाद आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा जब भी इक्वेशंस आप लिखोगे, केमिकल इक्वेशन, तो ये कॉन्सेप्ट आप ठीक से समझ लीजिए, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। ये समझिए आपके लिए एक तरह से मैजिक चार्ट है, इसको आप समझ लीजिएगा तो आपको कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है, ये आपको समझाना नहीं पड़ेगा। और दूसरी पॉइंट में अब आ रहा हूँ कि सारे के सारे एलिमेंट्स के क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होते हैं। तो देखिए क्या है कि आप ऐसे सोच सकते हैं कि आ, आ, आपके एलिमेंट्री स्टेट में तो देखिए आप ऑक्सीजन का 0 हो जाता है जैसे, लेकिन वो जब भी कंपाउंड के साथ में जाता है किसी, तो वो -2 ही में जाता है, यानी कि उसी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही पकड़ के चलेंगे, हमेशा हो जाएगी कंपाउंड में। हाइड्रोजन ये 99% के लिए, बाद में, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ केमिस्ट्री इज नॉट परफेक्ट, आपको जनरल रूल्स दिए जाते हैं, तो 99% 95% ट्रूथ के साथ में देते हैं, और 5% एक्सेप्शन होते हैं, 1% एक्सेप्शन हो सकता है, तो मैं एक्सेप्शन को छोड़ के ही बात कर रहा हूँ, जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। तो ऑक्सीजन जब भी जनरल कॉन्सेप्ट में किसी कंपाउंड के साथ जाता है तो वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। उसी तरह हाइड्रोजन जो है +1 में जाता है, फिर आर्गुमेंट आ सकती है माइनस में भी जाता है, लेकिन मैं 95% 90% की बात कर रहा हूँ अभी। उसी तरह से बाकी बहुत सारे, जैसे नाइट्रोजन वेरिएबल है, लेकिन याद रखिएगा सल्फर हुआ तो उसको एक दे देंगे, SO4 पूरा एक रेडिकल है, उसको एक ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं -2, NO3 है तो उसको -1 देते हैं। ऐसे करके हम लोग एकमात्र जो रेडिकल में जो पॉजिटिव में आता है ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो ग्रुप है कंपाउंड में, वो है NH4 का +1 होता है। ये सारा चीजें आपको जानना पड़ेगा। अब उसके सहारे हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकता है उनको हम पता लगाएंगे। उसके आगे एक और बात जानेंगे, नोट करेंगे कि अगर आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का कोई एलिमेंट है, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट उसका हमेशा ग्रुप में कंपाउंड में +1 ही होगा या +2 ही होगा। इसके अलावा ग्रुप 1 का है तो +1 होगा, और ग्रुप 2 का होगा +2 ही होगा, उसका वेरिएबल वैलेंसी नहीं होता है। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए, KMnO4 इज रिड्यूस्ड, तो क्या हुआ, ये हुआ, ये हुआ -2, सॉरी ये रिड्यूस्ड हुआ, यानी ये ऑक्सीडेंट है। क्या ये खुद ऑक्सीडेंट है, लेकिन खुद ऑक्सीडेंट होने के चलते क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ। ये याद रखिएगा, जो रिड्यूस्ड होगा वो ऑक्सीडेंट है। इट इज रिड्यूस्ड टू मैग्नेस सल्फेट। अब यहाँ पे मैंने देखिए एटॉमिक वेट्स दे दिया है, तो अभी तो आप पीरियोडिक टेबल किए नहीं हो,
ना एटॉमिक नंबर 6 जानते हो, हाँ जानते हो, 20 एलिमेंट तक जानते हो, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी ना, पूरे 105 जो एलिमेंट्स है उसका तो नहीं जानते हो। वैसे सबका जानना भी नहीं है, जनरल आपको जानना चाहिए। ज्यादातर जो है टफ वाले जो होते हैं उनको एग्जाम पेपर में दे दिया जाता है, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ ताकि इससे हम लोग ज्यादा प्रॉब्लम में ना फंसे। हम लोग को देखना है कि ये जो रिएक्शन हुई है उसमें KMnO4 KMnSO4 बन गया है, तो हमको देखना है कि उसकी इक्विवेलेंट वेट कितनी होगी। कैसे निकालेंगे देखें, तो लिख देते हैं फिर से, KMnO4 gives you MnSO4, ठीक है, ये बात सही है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको 3 भाग में बांटता हूँ। क्यों 3 भाग में बांटता हूँ? ये है पोटेशियम, तो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा, ये +1 रहेगा। ये ऑक्सीजन है, ये इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताया जब वो कंपाउंड में हो तो -2 का, तो यहाँ पे 4 है, तो -2 और ये इंटू 4 -8 हो गया। अगर ये टोटल जो होगा ना कंपाउंड, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि वैलेंसी होगा 0 होगा, तो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -8 है, यहाँ पे क्या हो जाए +7 हो जाता, हो गया तो बैलेंस। तो यहाँ पर जो है आपका Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना है, +7। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 भाग करेंगे, 3 भाग नहीं करेंगे, ये पूरा भाग को हम -2 कहेंगे, क्यों, मैंने कहा कि SO4 का -2 होता है, तो इसका कितना होगा, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ ना, तो हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गेन्स हो सकता है या लॉस, दोनों हो सकता है, हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन हाँ पता लगाना चाहते हैं क्या हुआ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ है, ये 7+ में था, इधर कहीं था, इधर था, और इधर से आते थे यहाँ पे आया, तो वो एक तरह से रिड्यूस्ड हुआ, तो यहाँ पे उसकी रिडक्शन हुई है, उससे कोई फायदा नहीं। उसने क्या किया है तब, उसने गेन किया इलेक्ट्रॉन, उसने इलेक्ट्रॉन गेन के, जो रिड्यूस करता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये देखिए, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस था, जब ऑक्सीडाइज हुआ तो वो तभी तो प्लस में आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन जैसे माइनस साइन निकल रहा है तो प्लस में जा रहा है, और यहाँ पे माइनस साइन में आ गया था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन था। तो ये सारा चीज बहुत अच्छी तरह से आप सीख लीजिएगा, ये काम का चीज है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ या गेन, उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कितना लॉस है कितना गेन हुआ। अब देखिए यहाँ पे आप बता सकते हो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 7 प्लस साइन है, माइनस +2 कितना देगा, 7 -2, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, गेन हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे पता लगना चाहिए कि चेंज कितना हुआ, तो ये 5 हो गया। अब हमें इसका मोलर मास चाहिए, कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर K का कितना है, 39 दिया हुआ है, उसके बाद Mn का कितना है, 55 दिया हुआ है, ऑक्सीजन का कितना है आपका, तो ऑक्सीजन का आपका है O होता है 16, लेकिन आप 64 लिख दीजिए पूरा एक साथ में, 4 है ना, 64 लिखे तो कितना आंसर आ जाएगा, 9 और 9 18 1 4 9 15 158 आए। तो अब आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 in this equation, in this reaction is equal to, उसका फॉर्मूला मास लिखिए 158 डिवाइड बाय 5, अब जो भी आ जाए, 5 3 जा, तो यहाँ पे 5 1 जा और 3 बचेगा 0.6, तो ये आपका इक्विवेलेंट वेट हो गया इसका KMnO4 का। इस तरह से हम और भी एग्जांपल्स करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कैसा इसका ये निकालेंगे देखें। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ से लिखिए K2Cr2O7 इज रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस्ड हो रहा है, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ए लिख सकते हैं शॉर्ट, रिड्यूस्ड बाय अ सुटेबल रिडक्टेंट, रिडक्टेंट कहिए या रिड्यूसिंग एजेंट कहिए यहाँ पे, टू दिस, ठीक है ना। तो ये लगता है कि इसलिए कितना चेंज ऑफ वैलेंसी हुआ या कितना चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, ये पता लगाने के लिए, तो इसको लिखता हूं मैं फिर से,
यहाँ पे लिखा हुआ K2Cr2O7 और ये हो जाता है क्या Cr2SO4 थ्राइस। अब कैसे इसका निकालेंगे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो देखिए ये तो वेरिएबल नहीं है, तो ये +1 होता है तो 2 है तो +2 हो गया यहाँ पे, और ये -2 होता है ऑक्सीजन का कंपाउंड में, तो ये -14 हो गया। तो यहाँ पर ये +12 होगा तो बैलेंस हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये +12 जो है, लेकिन Cr2 के लिए Cr का कितना हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr हो गया प्लस, यहाँ पे कितना 12 लिखा है ना, तो +6 हो गया, हाफ उसका। और यहाँ पे देखते हैं तो ये SO4 को पूरा एक साथ में लेंगे तो -2 × 3 -6 हो गया, और तो यहाँ पे +6 हो गया। तो ये Cr2 का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हुआ, Cr का नहीं। Cr का कितना हो गया यहाँ पे Cr का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 6 है, यहाँ पे Cr का +3 है। ये मैं समझाने के लिए लिखा रहा हूँ, यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं है। अब चले आते हैं, हमको क्या खोजना है कि कितना एक मॉलिक्यूल है ये, तो हमको तो एक मॉलिक्यूल से रिलेट करना है ना, तो एक मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल में Cr जितना भी रहे हमको उससे मतलब नहीं, हमको पूरा लेना होगा। अब इसका हमको इक्विवेलेंट वेट खोजना है, इसका K2Cr2O7 इस रिएक्शन के लिए। तो कितना वो लूज किया है या गेन किया है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना गेन किया उसने, इलेक्ट्रॉन्स गेन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 12 - 6 इज इक्वल टू 6। अब आपको इक्विवेलेंट वेट खोजना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले फॉर्मूला मास चाहिए या मॉलिक्यूलर मास चाहिए। तो चलिए K2 है तो 78 हो जाएगा, उसके बाद क्या Cr2 52 104 हो जाएगा, उसके बाद क्या है आपका O7, तो ऑक्सीजन का नहीं लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का जानते 16 होता है, तो 16 × 7 16 7 जा 112 हो गया। तो ये ऐड कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 10 14 9 294 हो गया इसका क्या मॉलिक्यूलर वेट, किसका K2Cr2O7 का। अब आपको इक्विवेलेंट वेट खोजना है ऑफ K2Cr2O7, तो वो कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास ले लीजिए या फॉर्मूला मास 294 अपॉन, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन गेन कितना है, 6, तो 6 से डिवाइड कीजिए, इज इक्वल टू 6 4 जा 24, तो आपका 5 वजह 6 4 जा 24 6 9 जा 49, तो ये हो गया 6 4 जा 24 5 हाँ ठीक है। तो ये है आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2 जो हमने निकाला। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, तो इसमें क्या है FeSO4 इज ऑक्सीडाइज्ड, इस बार ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ऑक्सीडाइज्ड होने में क्या होता है, उसने लूज किया, क्या लॉस्ट इलेक्ट्रॉन बाय एन ऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीजन क्या करता है खुद रिड्यूस होता है, तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको कहेंगे आप रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा हो गया टू दिस। चलिए करते हैं इसको, अब तो समझ गए हम लोग। तो FeSO4 ये बनता है Fe2SO4 आपका थ्राइस। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं करके दिखा रहा हूँ। SO4 यहाँ पे है तो -2 है, यहाँ पे +2 है। यहाँ पे देखिए ये, अब एक समस्या आप देखिएगा, मैं इसको लिया हूँ जानबूझ के, 2 क्वेश्चन लास्ट के ये पे और इसके बाद वाले दोनों में थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट लिया हूँ। यहाँ पे -6 हो गया और यहाँ पे +6 हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ 2 to 6 हुआ, तो चेंज आप कितना लिखोगे, चेंज लिखोगे आप 6 - 2 यही लिखोगे ना, और इज इक्वल टू 4 करके मॉलिक्यूलर मास जो आएगा उसको 4 से डिवाइड कर दोगे। ऐसा अगर करते हो तो आप गलत करते हो। मैंने कहा था एक मॉलिक्यूल लीजिएगा आप, ठीक है, एक मॉलिक्यूल लिया मैंने। अब कौन देखिएगा
इसमें कितने Fe है, तो इसमें Fe1 Fe है, वन एटम है, कितना, वन एटम ऑफ Fe है, और इसमें कितने हैं, दो एटम्स है। तो हम दो एटम्स नहीं लेंगे, वहां पे प्रीवियस क्वेश्चन में दोनों तरफ दो एटम्स थे, मॉलिक्यूल में भी दो एटम था, तो इसलिए दो एटम एक्सेप्टेबल था। अब हम ऐसे नहीं लेंगे, एक एटम की तुलना में देखेंगे, तो वन एटम की तुलना में टू एटम नहीं देखेंगे, ऐसे देखेंगे वन एटम यहाँ पे कितना ऑफ Fe कितना है, +2 है ना, इक्वल टू +2, इसका वैलेंसी ये है। यहाँ पे वन एटम का कितना हो जाएगा, वन एटम ऑफ Fe, यहाँ पे देखिए ये एक्चुअली 6 है, डिवाइड बाय 2 होगा, +6 डिवाइड बाय 2, तो वन एटम का आपका +3 निकलता है। यहाँ पे आप +3 लीजिएगा, यहाँ पे जो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यहाँ पे बढ़ा तो क्या हुआ, लॉस हुआ, उसका लॉस हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 3 - 2 इज इक्वल टू 1। ठीक समझ में आ गई। अब करते हैं इसका इक्विवेलेंट वेट। तो पहले फॉर्मूला मास चाहिए मुझे, फॉर्मूला मास क्या लेंगे, Fe क्या लेना है हमको, FeSO4, Fe का कितना है 56, 32 है आपका S का, O का कितना होगा 16 × 4 64, ऐड कीजिए 10 12 1, तो ये 8 14 15, एक बार और कर लेते हैं, 8 12 1 6 6 12 15, तो 15 आया। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeSO4 इन द इक्वेशन कितना होगा, वो होगा 152/1 इज इक्वल टू 152। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। क्लियर में कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स थे Fe के उतने ही कंपेयर करेंगे आप, यहाँ पे दो एटम्स को मत ले लीजिएगा, वहां पे दो एटम्स, यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में दो एटम्स आपके Cr के भी थे, दो एटम्स Cr के, दो एटम्स यहाँ पे थे ना, तो उससे हम दो एटम्स कंपेयर किए, जितने एटम्स आपके इस एक मॉलिक्यूल में होगा उतना कंपेयर कीजिएगा आप। अब ये फाइनल एग्जांपल देखते हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, हाउ टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। तो आपको ये क्यों एग्जांपल जरूरी है, मैंने एक वार्निंग दिया था, ये नोट करवाया था कि अपॉन जो लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस दोनों हो सकता है फॉर वन मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि वही यहाँ पे समझाना मैं चाहता हूँ। क्या है क्वेश्चन देखूं, तो सोडियम थियोसल्फेट Na2S2O3.5H2O is oxidized by an oxidant to sodium tetrathiosinate, जिसका फॉर्मूला है Na2S4O6। अब हम क्या करेंगे कि इसको करें, देखें क्या समझ में आता है। यहाँ पे ऐसे 2 लिखा हुआ है, Na2S2O3 लिखा हुआ है, मैं जानबूझ के ब्रैकेट दिया हूँ। अब कहोगे वो ब्रैकेट क्यों नहीं दिए, और कोई ब्रैकेट देते हैं, मैं समझाने के लिए, सेपरेट करने के लिए किया हूं मैं। इसको आप ऐसे सोच लीजिए इंटू 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको हम ऐसे करते हैं Na2S4O6। पहले हम काम करते हैं कि सिंपल वे से कर लेते हैं, देखें ये देखिए यहाँ पर +2 होगा, क्योंकि +1 × 2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 × 3 -6 हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका +4, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा +2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा -12 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा +10 आ जाएगा। बैलेंस करना होता है, इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, ये जितने हैं ना ये इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आएगा, इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, तो जो बैलेंस 0 लाता है, आप x के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं कि क्या ऐसे, यहाँ पे x रख लीजिए इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पता चल जाएगा, तो वो एक नियम मेथड है, शॉर्टकट यही है मेथड। अब देखिए यहाँ पर आप देखिएगा ये 2 मॉलिक्यूल्स लिया हुआ है, तो इनटू आप क्या कीजिएगा, इनटू 2 कीजिएगा ना, तो ये 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 4s मिल जाएगा, तो इनटू 2 इधर भी होगा ना, इधर भी इनटू 2 होगा, इज इक्वल टू +8 हो जाएगा, और इधर 4 लेते हैं s, इसका +10 हो गया। तो
डिफरेंस कितना है, इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर। अब ये डिफरेंस कितने का है, ये है फॉर डिफरेंस ऑफ 2 और 2 molecules of Na2H2O3। हम 2 मॉलिक्यूल्स लेकर ये काम किए। हमको 2 मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए थे, मुझे 1 मॉलिक्यूल चाहिए था। 2 मॉलिक्यूल्स का अगर ये डिफरेंस माने ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंस या गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो रहा है आपको बताइए तो पहले। लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है। यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो इसमें लॉस हुई है, तो ये लॉस है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 1 मॉलिक्यूल में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 मॉलिक्यूल। तो 1 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, 2 डिवाइड बाय 2 1 हो जाएगा। अब इससे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर निकाल के उसको इक्विवेलेंट रेट निकाल देंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट निकाले पहले इसका, Na into 2, 23 into 2, 46, 32 into 4, यहाँ पे कर लेते 32 into 4, तो 8, 128, तो 128, 16 into 6, 96, तो ये हो गया 12, 20, 2, 8, 9, 70, 270, तो 270 मिल गया हमको। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या खोजना मुझे, Na2S4O6 इज इक्वल टू 270 डिवाइड बाय कितना, ये लेंगे क्योंकि 1 मॉलिक्यूल देखना है, 2 मॉलिक्यूल्स का 2 नहीं लेना हमें, तो अपॉन 1 कर दीजिए इज इक्वल टू 270। ये था आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम थियोसल्फेट। तो इस तरह से हम किसी ऑक्सीडेंट का या रिडक्टेंट माने रिएक्शंस हो रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। एक्चुअली ये हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर होता है उसमें अच्छी तरह से क्लियर करेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन से चेंज होते हैं ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सारा का सारा हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिस्कस करने से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप कभी भी इक्विवेलेंट वेट निकालने में कभी गड़बड़ नहीं होगा आपका। उतना ही छोड़िए, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफरेंस भी समझा इजी हो गया इस 3-4 एग्जांपल्स के द्वारा। अब चलते हैं हम लोग एक नया सेक्शन पर जिसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ये बेसिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशंस पर ये क्वेश्चंस आते हैं, इसको समझते हैं पहले। The word stoichiometry is derived from 2 Greek words। क्या क्या, stoichion माने एलिमेंट, एलिमेंट्स लेते हैं हम, एलिमेंट्स कंपाउंड्स, तो एलिमेंट्स ही बने हुए तो कंपाउंड होते हैं। एंड मेट्रॉन मींस मेजरिंग द एलिमेंट्स। ठीक है ना, कितने एटम्स इधर है, कितने एटम्स उधर है, कितने मास का इधर है, उधर कितने मास का है, ये कंपेयर करना। इधर उधर का मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट्स की तरफ में, प्रोडक्ट्स की तरफ में, इक्वल साइन या एरो साइन बीच में है। उसके बाद है स्टोइकियोमेट्री दस deals with calculation of masses, sometimes volumes form में भी आ सकता है, of the reactants and products involved in a chemical reaction। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, मैं पिछली क्लास में मैंने कहा था एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ जो कि थोड़ा स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड है और उसका एक टॉपिक है जिसका नाम था लिमिटिंग रिएजेंट। अब कभी क्या होता है, हम केमिकल रिएक्शंस तो ऐसे पढ़ लेते हैं कि चलो मान लीजिए सपोज कर लीजिए अमोनिया बनाना है, तो हम सोच लेते हैं कि अमोनिया बनाने तो ले लेते हैं फॉर्मूला क्या, H2 प्लस Cl2, सॉरी Cl2 आ जाएगा, H2 प्लस N2 gives you NH3। ठीक है, अब इसको बैलेंस भी करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या देते हैं 6 है, तो यहाँ पे 3 देते हैं, बैलेंस हो गया। अब 3 मोल्स आपको हाइड्रोजन लगेंगे, 1 मोल आपका नाइट्रोजन लगेगा, तो 2 मोल आपका अमोनिया तैयार हो रहा है। चलिए, किसी ने कहा नहीं मैं तो उसका
1.5 मोल, मैं 3/2 ले लेता हूँ मोल्स, ठीक है, ले लीजिए। और इसका मैं हाफ मोल ले लेता हूँ, तो क्या होगा? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा? NH3, ये तो ठीक है, NH3, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कब होती है? अब मान लीजिए किसी ने कहा कि नहीं सर मेरे पास ये हाफ मोल है, क्या ये, तो क्या ये पूरा हाफ मोल यूज होगा? ये क्या हाफ मोल यूज होगा? अब ये समस्या है, ये 1.5 मोल्स था ना, अब ये 0.5 मोल्स हो गया। ये तो ऑलरेडी 1.5 मोल्स के साथ में इसका 5 मोल्स का काम हो रहा था। अब इसके पास 0.5 मोल्स अभी भी है, लेकिन इसके पास 1/3 हो गया उसका, नहीं समझे? 3 से डिवाइड किया है ना, 3 से डिवाइड किया तो 1/2 हो गया, तो इसकी ये वाला कम हो गया, तो ये भी तो कम ही लगेगा। तो ये वाला जो हिस्सा है ये इसमें से बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा, एक्स्ट्रा पार्ट जो इसका है रिएक्ट नहीं करेगा। ये जो हाइड्रोजन है ये लिमिट कर दे रहा है उसके रिएक्शन को, उसको नहीं रिएक्ट करने दे रहा है, क्योंकि खुद नहीं है वो तो 0.5 मोल केवल इसके पास है, यहाँ पे है ना, तो 0.5 मोल जबकि होना चाहिए था उसको 1.5 मोल। तो 1.5 मोल नहीं होने के चलते क्या करता है, वो रिएक्ट पूरा नहीं करवाता है उसका। तो ये लिमिटिंग हो गया, कौन? रिएजेंट, ये वाला लिमिटिंग रिएजेंट। इसी चीज को हमको पढ़ना, मेनी अ टाइम रिएक्शंस कैरिड आउट विद द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स दैट आर डिफरेंट देन द अमाउंट्स रिक्वायर्ड बाय अ बैलेंस्ड इक्वेशन था वो रिएक्शन, लेकिन उससे डिफरेंट हो गया, उसका रेशियो हो गया ना डिफरेंट। इन सच सिचुएशन वन रिएक्टेंट इज इन मोर अमाउंट, ये जो मोर अमाउंट में है, देन द, ठीक है ना, देन द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय द बैलेंस इक्वेशन, द रिएक्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट, ये लीस्ट अमाउंट में था, गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम, ये कंज्यूम होता है आफ्टर सम टाइम, और रिएक्शन उसके बाद बंद हो जाती है। जब अब दूसरे वाला इसके पास में कितना है उससे हमको मतलब ही नहीं है। हम इसको हम सोचते नहीं है, बस बंद कर दो। तो एक तरह से जैसे ही फर्स्ट कंज्यूम होने के बाद वो लिमिट कर देता है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट तैयार होगा, अब उससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं तैयार करने देगा अमोनिया का जितना होना चाहिए। मैंने ये 0.5 मोल, जैसे ये कितना 1.5 का 1/3 ये लिया था ना, तो 0.5 का 1/3 आप समझिए, आप कैलकुलेशन करते रहिए, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये लिमिटेड हो गया, लिमिटिंग कर दिया, इसको पूरा नहीं यूज होने दिया, और अमोनिया भी पूरा नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से इसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे, जो कम अमाउंट में होता है। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन जो कि PYQ से है, ये 2018 का है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। A mixture of 2.3 gram of formic acid and 4.5 gram of oxalic acid treated with concentrated sulfuric acid, the evolved gaseous mixture is passed through KOH pellets। यहाँ पे concentrated पहले एसिड से सल्फ्यूरिक एसिड पास किया, या फिर KOH pellets से weight in grams of the remaining product at STP खोजना है। तो पहले समझिए फॉर्मिक एसिड होता क्या है, तो वो होता है आपका HCOH, ठीक है। तो ये है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसको हमको पास कराना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड पिलेट्स लेने हैं KOH पिलेट्स, ठीक है। तो क्या देगा, ये टूटेगा तो ये बनेगा वाटर एंड फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। इधर देखते हैं, चाहे यहीं पे देख लेते हैं, क्या है ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड कैसे होता है, फॉर्मूला उसका COH, सॉरी HOOC-COH, ठीक है, ये है ऑक्सैलिक एसिड। ये जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से और KOH से पास करता है, तो इसका क्या निकलता है पहले दिखा देते हैं। इसका निकला H2O प्लस CO प्लस CO2। अब ये तो निकला, लेकिन क्या निकला सचमुच? नहीं निकला, ये प्रोडक्ट तो निकला, लेकिन दो बातें खासियत जो है इस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड
KOH पिलेट्स, इसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। इसमें ये जो है H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, इससे जब भी आप पास करवाइए गैसेस को तो वाटर का हिस्सा को वो ऑब्जर्व कर लेता है। पिलेट्स जो है KOH को क्या करते हैं, आप जब भी कोई गैसेस मिक्सचर आप पास कर रहे हो तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट क्या बना, CONH2, जहाँ की आपका सल्फ्यूरिक एसिड ने H2 को ऑब्जर्व कर लिया, तो H2 बचा ही नहीं प्रोडक्ट में। उसी तरह से अगर सेकंड केस में जाए तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर को खा गया, एंड KOH पिलेट्स जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड खा गए, बचा क्या, CO। तो आपका रिमेनिंग जो प्रोडक्ट है वो केवल CO है। अब कितना CO है ये पता लगाना है। अब चलते हैं यहाँ से आगे। देखिए, अगर 1 मोल अगर हम लिए होते, 1 मोल अगर हम लिए होते तो कितना ग्राम लिए होते, देख लेते। और ये ऐड कर लेते ना, टू हो गया H1 2, और ये CO2 होता है 46, तो 46 ग्राम्स अगर आपका HCOH होता तो प्रोड्यूस करता ये कितना है, 12 एंड 32 कितना होता है, 12 एंड 32 नहीं 16, सॉरी 32 तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है, 16, 12 एंड 16 28 ग्राम्स CO इन दिस केस, फर्स्ट केस में। इससे हम कह सकते हैं यहाँ से कि फॉर्मिक एसिड लिया कितना गया है, 2.3 ग्राम्स फॉर्मिक एसिड कितना बनाएगा, 28/42 इंटू 2.42 ग्राम्स नहीं हो रहा है, 46 हो रहा है, सॉरी 46 सॉरी 46 है। फोर्टी सिक्स ग्राम्स है ये भी 46 ग्राम्स है। 2.3 हटाइए डेसिमल यहाँ पे, तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद में लिखते हैं उसको। अब चल देते हैं इसमें आते हैं, यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा 44 और 145 45 90, तो यहाँ इन दिस केस 90 1 मोल बनता है, 90 ग्राम्स ऑफ HOOC dash COH will give you, यहाँ पर भी 28 ग्राम्स देगा ऑफ CO, तो है कितना 44.5 है, कितना देगा ये 28/90 4.5 डेसिमल हटाओगे आप यहाँ पे, तो भाई यहाँ पर भी 20 आ जाएगा। तो आपके पास में टोटल मास कितना हो गया, तो टोटल मास ऑफ CO हो गया आपका, यहाँ पर तो आपका 28/20, यहाँ पर भी देखिए आप 28/20 है प्लस 28/20, तो आप कह सकते हो कि 20 ले लो आप और 28 ऐड कर दो तो 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो इसको काटिए तो ये 2 10 और ये 28, तो इज इक्वल टू 2.8 ग्राम्स, इतना एक्सेस आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट होगा। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं 2015 री एग्जाम जो हुआ था उसका एक क्वेश्चन PYQs का कैसा क्या क्वेश्चन है, देखिए पहले। व्हाट इज द मास ऑफ द प्रेसिपिटेट बनेगा when 50 ml of 16.9% solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of NaCl solution। पहले हम रिएक्शन समझ ले, तो यहाँ पे क्या क्या है मेरे पास में, AgNO3 और यह किससे करवाना है, NaCl से। NaCl क्या देगा ये देगा NaNO3 और क्या देगा AgCl। AgCl यहाँ प्रेसिपिटेट है, ये सोल्यूशन में मिल जाएगा, ये सोल्यूशन में चला जाएगा,
ये प्रेसिपिटेट जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 1 मोल अगर हम लेते हैं यहाँ पर 1 मोल इसको लेते हैं तो ये 1 मोल लेंगे हम, और हमें 1 मोल ये मिलेगा, दोनों ही 1 मोल मिलते, ये होनी चाहिए प्रेसिपिटेट चाहिए। तो यानी कि 1 मोल ये 1 मोल है तो ये 1 मोल मिलेगा। उसी हिसाब से अगर 2 मोल चाहिए होंगे तो 2 मोल चाहिए होगा तो वो भी 2 मोल्स होंगे। इतना क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं बाकी क्वेश्चंस पे। यहाँ 50 ml ऑफ 16.9% सोल्यूशन ऑफ AgNO3 लिया हुआ है। AgNO3 लिया हुआ है, AgNO3 क्या कहा जा रहा है कि वो 16.9% सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि 16.9 ग्राम्स जो है उसका वो इन 100 ml सोल्यूशन में है, ठीक है। लेकिन लिया कितना गया है 50, तो 50 में हाफ कर दीजिए, सीधा ऐसे लिख दीजिए कि यहीं पे लिख देते हैं ना 8.45 ग्राम्स इन 50 ml। ये तो हो गया आपका AgNO3 का। NaCl का क्या लिखा हुआ है? NaCl का लिखा हुआ है 5.8%। तो 5.8% 5.8 ग्राम्स इन 100 ml, ठीक है। तो उससे क्या मिलता है मुझे, इसका हाफ कीजिए, 50 ml चाहिए ना, 50 ml ऑफ दिस भी चाहिए। तो 50 ml में कितना आएगा ये 2.9 G इन 50 ml, ठीक है। अब इसको मोल्स में चेंज करिए, ग्राम है मोल्स में चेंज होगा। तो चलते हैं यहाँ पे मोल्स में जाते हैं। तो देखिए मोल्स में करने के लिए क्या करना होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास जानना पड़ेगा। तो 8.45 अपॉन Ag का आपका खोजना पड़ेगा। 107.8 लिखा हुआ है, मैं उसको 108 पकड़ लेता हूँ, प्लस ये हो जाएगा आपका N 14 प्लस आपका O3 48। तो ये आप हिसाब करोगे तो ये कितना हो जाएगा 108 118 122 130 170। तो 8.45 अपॉन 170। अब ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते इसको, तो कीजिए डिवाइड। 170 है और 8.45 दिया होगा, ठीक है। 0 टाइम जाएगा, फिर 0 टाइम जाएगा। अब आपका ये 17 है, 17 4 जा होता है कितना 85 होता है, 5 जा, ठीक है। 4 जा जाएगा ये, ठीक है। तो 4 जाएगा तो 68 होगा, तो 5, ठीक है। और इधर 14 6 और 1 हो, तो ऑलमोस्ट 9 जा जाएगा। तो ये इक्वल टू हो गया, सॉरी ये इसका हो गया इक्वल टू 0.049 मोल्स, ठीक है ना, क्या AgNO3, ठीक है। प्लस देखिए इसमें कितना जाता है, तो इसका अगर देखते हैं तो ये 2.9 है और NaCl का 23 प्लस 35.5 होगा इज इक्वल टू 2.9 और ये 58.5 आएगा। इसको करते हैं तो 585 कर दोगे, 290 कर दोगे आप, और फिर आपको डेसिमल एक 0 देना होगा, डेसिमल फिर एक 0 लाओगे आप, तो ये 600 पकड़ा जाए तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ही होगा, ठीक है, 4 टाइम्स। तो ये भी 49 आएगा ये। तो यहाँ पर भी जो हो गया 0.49 मोल आएगा। तो अब देखिए 1 मोल लेते हैं तो ये 1 मोल देता है, ये 0.49 मोल्स लिया, 0.049 मोल्स लिया, तो यहाँ पर कितना आएगा 0.049 मोल्स ऑफ आपका AgCl आ गया। मोल्स में नहीं लिखना है मुझे, ग्राम्स में लिखना है।
अब ग्राम्स के लिए क्या करना होगा, उसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, मोलर इसका जानना पड़ेगा, ये इजी अब लिख देते, 1 मोल AgCl इज इक्वल टू 108 हम मैं ले रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली देखिए यहाँ पे उसी थोड़ा सा मेरा अजम्पशन में आ रहा है, कोई बात नहीं है, इसको आप पकड़ लीजिए, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, वेस्ट होगा टाइम। 5 उसके बाद 13 1 और 143 ग्राम्स होता है एक मोल। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, n इज इक्वल टू वेट जो दिया हुआ है अपॉन मोलर मास, वेट यहाँ पे 0.49 143.5, इसमें डेसिमल 1 2 3 हटाओगे तो यहाँ पे और 2 जीरो आएगा, तो सॉरी हमको क्या मोल्स तो ही खोजना है, मोल्स नहीं खोजना है, सॉरी मुझे मोल नहीं खोजना है, वेस्ट हो रहा टाइम, चलो ये वाला नहीं खोजना है, मोल तो पता चल गया। देखिए मुझे मोल से इतना पता है, इतना मोल से उसको मुझे कन्वर्ट करना है इनटू ग्राम्स, तो हम जानते हैं कि 1 मोल AgCl इज इक्वल टू कितना ग्राम्स बताएंगे, तो 108 प्लस 35.5 इज इक्वल टू 5 13 1 143.5, ये क्या हो गया, ग्राम्स हो गया आपका, ये 1 मोल हो गया, लेकिन मेरे पास कितना मोल है 0.049 मोल्स, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.049 इंटू 143.5 जी। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 1435 पर कर देते हैं, 0.049 945 4 27 31 3 36 36 36 39 9, उसके बाद इससे करते हैं 20 2 12 14 1 16 17 1 5, तो 5 1 13 16 1 6, तो ये कितना आया, डेसिमल्स कितना 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे 6.6 मेरा आया, यहाँ पे 6.6 तो आसपास में नहीं दिख रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हम देखिए यहाँ पे ये 108 लेकर किया था, ये 7 के आसपास चला जाता है, तो ये आंसर हो गया आपका। इस तरह से वर्किंग आपको करने पड़ेंगे, ये देख रहे हैं ना, प्रॉब्लम करेगा आपको, लेकिन थोड़ा सचेत रहना है और थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा, वर्किंग के टाइम हड़बड़ करके पूरा समझ गया और फिर आंसर रॉन्ग हो गया तो क्या फायदा। देखिए मैं लास्ट तक कोशिश कर रहा, गलती हो गई थी वहां पे, फिर भी मैं दिमाग में आई थी मुझे तो ग्राम्स में निकालना है, फिर मैं ग्राम्स में आ गया वापस, तो थोड़ी सी गलतियां होती हैं वर्किंग करते समय। अब चलते हैं 2015 री एग्जाम का एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या कहता है 20 grams of magnesium carbonate sample decomposes on heating to give carbon dioxide and 8 gram of magnesium oxide. What will be the percent purity of magnesium carbonate in the sample? Atomic weight of Mg is given 24. अब देखिए पहले तो समझे कि क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट आपको दिया हुआ है, उसको आपको हीट करना है, हीट करने में क्या बनेगा वो, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर मैं इसको देखूं मॉलिक्यूलर वेट तो क्या आता है, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका मतलब 24 प्लस 12 प्लस 48, तो इज इक्वल टू इसका आ जाएगा आपका 8 10 14 1 4 84 ग्राम्स, कितना देगा ये 84 ग्राम्स, मैंने ये MgCO3 84 grams will give you
इसको 24 प्लस 16 इज इक्वल टू 40 ग्राम्स ऑफ ये, इसके बारे में हमको नहीं चाहिए, ठीक है, ये नहीं चाहिए, हटा दो। अब ये दिया हुआ है मुझे 84 ग्राम्स, अभी फिर से लिख देता हूँ, MgCO3 84 ग्राम्स जब होता है, ठीक है ना, तो दे रहा है 40 ग्राम्स ऑफ MgO, ठीक है ना, ऐसे। अब कह रहे हैं क्या कि 20 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम अगर हम लेते हैं, 20 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम हम लेते हैं, तो इस कंडीशन से क्या आता है आपको, तो 40/84 इंटू 20, इसको देखिए कितना बनता है, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये देखिए 800 हो गया, तो 800 और 84 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, देखिए ये 800 है तो 9 टाइम्स जाएगा, तो 9 4 जा 36, 3 9 8 जा 72 75, तो आपका ये 4 और यहाँ पर आपका 9 4 44, तो ये कितना हो गया, फिर यहाँ पे डेसिमल नहीं है, ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ये आप डेसिमल लगेगा यहाँ पे, और 440 आप पकड़ लीजिए, 840 का 5 टाइम्स पकड़िए, ठीक है ना, तो 5 4 जा 22, 5 8 जा 40 42, तो हो जाता है। और उसके बाद फिर 20 बचता है तो 200, तो इसको 2 टाइम्स पकड़ लीजिए, तो यहाँ पे आ गया आपका 9.52 ग्राम्स। अब क्या क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 20, लेकिन ये तो हो गया मेरा कैलकुलेशन। अब क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में कहता है कि 8 ग्राम्स आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड आया, कितना है 8 ग्राम्स, तो 20 ग्राम्स आपका MgCO3 वो दे रहा है 8 ग्राम्स MgO। अब देखिए इसमें कौन बड़ा है, 8 बड़ा है या यानी कि कम दिया है ना, यानी परसेंटेज कम है, 100% ये MgO नहीं था 20% में, 20 ग्राम्स में, 20 ग्राम्स जो सैंपल है उसमें अगर पूरी अगर ये 100 ग्राम्स अगर 100% अगर MgO होता, MgCO3 होता, तो 9.52 ग्राम्स MgO आता। लेकिन यहाँ पे देखिए 20 ग्राम्स तो MgCO3 दिया गया, लेकिन कितना MgO तैयार हुआ, 8 ग्राम्स, यानी कि ये सही आंकड़ा नहीं है, ये एक तरह से ओड है, या कह सकते हैं मिलावटी है इसमें पत्थर में, पूरा MgCO3 नहीं है, तो कुछ परसेंट इसमें कम है, कितना परसेंट है तो बता सकते हैं ना, 8 ग्राम्स निकला है, निकलना चाहिए था कितना 9.52 ग्राम, तो उसी का हम परसेंटेज निकाल देंगे तो पता चल जाएगा 8/9.52 इंटू 100 कर देंगे तो परसेंट पता चलेगा, परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है ना। अब इसको करते हैं वर्किंग, फिर जाते हैं इधर, 8 है और 9, यहाँ पे 2 जीरो दे दीजिए आप, ठीक है, वैसे वहाँ वो कर ले 100 से बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे करेंगे बहुत सारा है, दे ही देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 तो जाएगा ना, ये जाएगा, तो ये कितना टाइम्स 81, 899 जा कुछ है क्या, 96 दिखता है, 952 इंटू 9, तो 18 1 45 46 4 81 85, ज़्यादा हो गया, नहीं जाएगा, तो 8 टाइम्स जाएगा, क्या जाएगा 952 इंटू 8, ये होगा 16 और ये 40 41 72 76, तो 7616, 8 टाइम्स गया, ठीक है ना, रिमाइंडर क्या आया 49893, और यहाँ पर आपका ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स जाना चाहिए, उसके बाद डेसिमल में कुछ आएगा, तो 84, ये जो है करेक्ट ऑप्शन आ गया आंसर। थोड़ा सा देखिए आपको कैलकुलेशंस करके देखने होंगे, यू हैव टू वर्क आउट। अब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करेंगे, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को निकालने का। आप अलग अलग मेथड से उसको जैसे क्वेश्चन किया जाएगा वैसे आप उसका हल निकालिएगा। तो पहले मैं बता दूं कि ये सारे के सारे एक दिन में कंप्लीट होने वाले सेक्शंस नहीं है, तो इसलिए मैं ये सारे मेथड्स तो बता दिया हूँ। ये एक चार्ट है जो कि हम स्टडी करने वाले हैं, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसी के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे, कितना किस लेक्चर में होता है वो देखने की बात है। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं पहले क्या है। तो पहला है मास परसेंटेज है। मास परसेंटेज हमको खोजना होता है। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है पहले बता दूं कि मास दिया हुआ है किसी चीज का, मतलब किसी चीज का यहाँ पे क्या सॉल्यूट होगा। मान लीजिए सॉल्यूट का मतलब क्या होता है पहले आपको समझा। देखिए कंटेनर है, इसमें आपने कोई सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट माने बेसिकली हम लोग वाटर लेते हैं। अच्छा, उसमें हमने कुछ सॉल्यूट डाला और मिक्सअप करके डिसॉल्व कर दिया, उसमें डिसॉल्व हो गया, ये डिसॉल्व है, ठीक है ना। अब इसमें ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। और ये जो डॉट डॉट देख रहे हो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। और ये जो पानी में लिया था, ये पानी जो लिया था मैं, इसको आप सॉल्वेंट कहिए। तो एक तरह से कह सकते हैं सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट के ही ऊपर ही पूरा ये हम बेस, स्लाइड जो देख रहे हैं आप उसी से रिलेटेड है, तो उसमें आप कभी भी चेंज मत कीजिएगा। अब सॉल्यूशन के हिसाब से सोचिए आप। कभी कभी क्या होता है ना कि जनरली हम लोग लिक्विड के फॉर्म में सोचते हैं, लेकिन कभी कभी सॉल्यूशन में आप देखिएगा वो बाद में हम आएंगे, जैसे कि इस केस में आएंगे तो देखेंगे कि ये गैसियस फॉर्म में भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम इस पूरे एटमॉस्फेयर को एक कंटेनर मान लेते हैं अर्थ के ऊपर, उसमें एयर भरा हुआ है, भरा हुआ ना एयर, एयर माने नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये कह सकते सॉलिड्स है। उसमें कुछ और पार्टिकल्स मिला दिए जिसको हम सॉलिड बोलना चाहते हैं, जो कम पार्टिकल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो नहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड मैंने ये लिखा हुआ, मैंने इसमें हम एग्जाम्पल में आपको बताएंगे ppm जो लिखा हुआ है पार्ट्स पर मिले। कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं बहुत कम मात्रा में भी होते हैं ना, तो हमारे लिए हैजार्डियस हो जाते हैं, हेल्थ को इफेक्ट करने वाले हो जाते हैं, तो उसका माप करते रहते हैं। उसी से एयर पॉल्यूशन की डेटा भी आती है। आप कभी भी सुने होंगे कि दिल्ली में ऑड इवन लगता है, वो इसी के चलते लगता है, इसी समय लगता है। ये दिवाली के आसपास में, इस विंटर के आसपास में ये फॉग जब होता है तो वो पॉल्यूटेंट्स कॉन्सेंट्रेट कर जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि पॉल्यूटेंट्स बढ़ने के चलते हैजार्डियस कंडीशंस फॉर हेल्थ हो जाता है दिल्ली वालों के लिए। तो उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए ऑड इवन ये फॉर्मूला अपनाया गया था। पता नहीं कितना सक्सेसफुल है वो, तो आप बता सकोगे, मैं नहीं जानता हूँ उसके बारे में। मैं ये टेम्पोररी एक सिस्टम है, उससे सॉल्व नहीं होता। आप पॉल्यूशन कैसे कम करोगे उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये रेमेडीज जस्ट एक फेस सेवर है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पर चले आते हैं नेक्स्ट। ये तो मैं समझा रहा था। अब देखिए अलग अलग टर्म्स में हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे कितना वेट ऑफ द सॉल्यूट लिए हो और सोल्यूशन का मास कितना है वो कंपेयर कीजिए, तो उसी रेशियो को हम कहेंगे क्या, मास परसेंटेज कहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटू 100 किया हुआ है। 100 नहीं कहते, खाली कहते मास रेशियो, ठीक है। तो मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स, ग्राम्स में जनरली लेते हैं, छोटा बाउंड्री लेगा ना, और मास ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम्स इंटू 100 कर देंगे। उसी तरह से वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम ले लिए, इसका कंटेनर में है, पता है ना, वॉल्यूम है। ये डॉट डॉट में दिया था, ये सॉलिड जो सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड आपका क्या कुछ और भी, हाँ लिक्विड फॉर्म में भी कुछ हो सकता है। HCl डाल दीजिए, वो भी तो सॉलिड कहलाएगा। थोड़ा जो कम मात्रा में होगा सॉलिड कहलाएगा। H2SO4 डाल दीजिए सॉलिड। तो आप कंटेनर में वजन मेजर कर सकते हो वॉल्यूम उसका। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में कीजिए, जनरली ml में करते हैं, लेकिन हायर यूनिट उसका L है, लीटर है। और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी ले लीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, तो परसेंटेज पता चल जाता है आपका। उसी तरह से मास पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। ये G/L होता है, लेकिन हम फिर बता रहे हैं
ये ml में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो बताएंगे बाद में। तो मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ पे ले लेते हैं। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन में लिखा हुआ मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन। ये मिलियन का, जैसे ये परसेंट का था, परसेंट था ना, हम डिवाइड बाय 100 की, इसलिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 किए। बताया था ना कि डिवाइड बाय 100 कीजिएगा तो परसेंट निकलता है, एक एक सेंट करके अब ऐड कीजिएगा तो 100 सेंट का 100 बनता है, उसी से कहते परसेंट। इसको 100 से डिवाइड किया, चूंकि आप एक चीज को डिवाइड करोगे 100 से, उतना से मल्टीप्लाई करें, उसी तरह से इसको भी डिवाइड किया गया है बाय क्या, डिवाइड किया गया बाय मिलियन, 1 मिलियन, ठीक है ना। यहाँ पे 1 मिलियन डिवाइड किया तो 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करके उसको उसी तरह से कर दिया गया। तो इसको कहेंगे पार्ट्स पर मिलियन, एक मिलियन मैंने जितने मिलियन दिए रहेंगे 5 मिलियन 5 मिलियन कर दोगे तो पार्ट्स पर मिलियन आपको पता चल जाएगा। तो ये मास लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि ये मास में हो, जिस टर्म में यहाँ पे लिखा रहेगा उसी टर्म में आपको यहाँ पे देखिएगा। मैं एग्जाम्पल जो लूंगा, क्योंकि मैं एयर का एग्जाम्पल लेना और बताऊंगा, तो वहां पे मैं वॉल्यूम के रूप में लिया हूँ, तो सेंटीमीटर क्यूब अगर लूंगा तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो इस फॉर्म में भी ले सकते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए ये जो है सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए एक्चुअली, ये है मोलारिटी। अब इसको हम डिटेल्स यहाँ पे नहीं कर सकते, ये डिटेल्स जब इस सेक्शन में आएंगे तब हम कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इन लीटर्स लिखा हुआ है, हम लोग देखेंगे कैसे उसको मिलीलीटर करके फिर काम कर लेंगे, उसका फॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद नॉर्मेलिटी, मोलालिटी। तो ये सारा मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये स्लाइड परिचय देने वाला है और यहाँ पे आपको परिचय देना मुश्किल हो जाए। केवल एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रेड कलर दिया हुआ है, बाकी ऐसे नॉर्मल कलर्स लिए गए, अल्टरनेट ब्लू एंड व्हाइट। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन, जहां पर देखिए सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, एकमात्र एक ऐसा ये है आपका कंसंट्रेशन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कंसंट्रेशन, जिसको मोलालिटी कहते हैं, जहाँ मास ऑफ द हम या मास या वॉल्यूम जो कुछ भी ले रहे थे, यहाँ पे हम हमेशा क्या सॉल्यूशन ले रहे थे, यहाँ पे लेकिन सॉल्वेंट लिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में जानना, जो कि मैं डिस्कस करूंगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और मोल फ्रैक्शन है तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये परिचय था, परिचय खत्म हुआ, चलते हैं आगे। तो चलिए पहला देखते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज में देखते हैं, तो क्या है मास परसेंट, मास ओवर मास, वेट ओवर वेट। तो किसका वेट या मास, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 100। एग्जाम्पल सबसे अच्छा तरीका होता है एक्सप्लेन करने का न्यूमेरिकल्स का, तो मैं उसको उसी तरह से करता हूँ। तो ये क्या लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, क्या लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस x टू 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन बनता है कैसे मैं बता चुका हूँ, सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इतना तो बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है इसमें, 5 ग्राम्स ऑफ द सब्सटेंस जो दिया हुआ है, ये है सॉल्यूट दिया हुआ 5 ग्राम्स, ठीक है, टू 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, ये 18 ग्राम्स दिया हुआ है, वाटर सॉल्वेंट हो गया यहाँ पे। अब कह रहे कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। देखने तो बहुत अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है कि 5.18 कर देंगे हो जाएगा सर खत्म, लेकिन आप बहुत बड़ा गलती कीजिएगा। क्यों कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ द सॉल्यूट तो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे मास ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए आपको, मास ऑफ द सॉल्वेंट नहीं चाहिए। मास ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ पे होगा, वो कैसे आएगा, आपका इन दोनों को ऐड करने से आएगा, वो कितना आएगा देख लीजिए, 18 प्लस 5 23 हो जाएगा यहाँ, ये सॉल्यूशन ये चाहिए आपको। तो आपको मास परसेंट खोजना है, मास परसेंटेज, ठीक है, ऐसे नहीं लिखता है, सॉरी परसेंटेज लिख दे, बाद में बताएंगे कैसे लिखते हैं। अच्छा, इसको मास परसेंटेज ऐसे हुआ, तो यहाँ पे क्या लोगे आप, सॉल्यूट को लोगे,
मास ऑफ द सॉल्यूशन 5 और मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना लिखा हुआ है 23। ये आप ग्राम्स में नहीं लिख रहा हूँ, ग्राम्स यहाँ पर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ कैंसिल है, इनटू 100 कर दोगे आप तो आपका आ जाएगा 500 डिवाइड बाई 23। आप कर लो उसको वर्किंग 23 500 2 times 46 4 1 time 23 17 170। इसको आप कर सकते हो 5 times सॉरी 7 times, तो यही छोड़ दीजिए आप इज इक्वल टू 21.7%। ये आपका आंसर हो गया क्या, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब इसमें कितने सॉल्यूट है तो इतना परसेंट सॉल्यूट है सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड देखते हैं कैसे एक्सप्रेस करते हैं सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। तो वो है आपका वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट मीनिंग वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द आपको सॉल्यूट दिया जाएगा और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया जाएगा, आपको रेशियो निकालकर इनटू 100 कर देना है। तो इसको देखते हैं। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड by having 9 ml of solute, यहाँ पे लिख दिया solute है, in a 180 ml of solution। तो मैंने कहा था कि solution is equal to solute plus solvent। क्या लेना मुझे है तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट लेना है, ये लेना है, और क्या लेना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है। अब इस क्वेश्चन क्या क्या दिया मुझे लिख रहा है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय हैविंग 9 ml ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे ml में दिया हुआ है तो 9 ml दिया हुआ है आपका यहाँ पे सॉल्यूट, और क्या सॉल्यूशन इन 180 ml ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे 180 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है, ये सेक्शन नहीं दिया हुआ आपका, माने सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ आपको। इस बार आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है एंड सॉल्यूट दिया हुआ है, तो आपको इसको खोजना है क्या, नहीं खोजना है, क्योंकि आपको जो रिक्वायरमेंट्स जो है वो यहाँ पे फुलफिल हो जा रहे हैं। पिछले वाले में ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये नहीं दिया हुआ था, तो ये फुलफिल नहीं हो रहा था, इसलिए आपने कैलकुलेट किया। यहाँ पे कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे आपके डेटा दिए हुए डायरेक्टली आपको पुट करना है और वॉल्यूम परसेंटेज ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ऐसे। इसी को पिछले स्लाइड में लिखने की कोशिश किया था, गलती हो गई थी तो अब रब आउट करना पड़ता है, इसलिए मैं छोड़ दिया। तो ऐसे परसेंटेज आप लिख सकते हो। ये क्या वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम का कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूट का वॉल्यूम पहले तो 9 ml लिखिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि ml कैंसिल हो जाएंगे, ml हो LL होता है तो कैंसिल हो जाता है। तो ये 180 इंटू 100, ठीक है, ये कैंसिल कीजिए 20 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5%। ये आंसर हो गया आपका इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को सॉल्यूशन का। तो ये है एक कहते हैं मास पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, या पूरा कहें तो उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये जो है इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ के हिसाब से समझिएगा तो अच्छा रहेगा। मास पर वॉल्यूम कहने पे भी आपको समझ में आ जाएगा। ये G अपॉन L माने ग्राम्स पर लीटर लिया गया है, अगर मिलीलीटर में लेते हैं तो उसका अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग चेंज कर लेंगे, कैसे डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, जो मिलीलीटर में होगा उसको 1000 डिवाइड कर देंगे। बट इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, देखें यहाँ पे कह रहा है कि 4 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये है आपका सॉल्यूट, ठीक है, ये क्या है सॉल्यूट है आपका, इज डिसॉल्व इन 2 लीटर्स। तो ये वॉल्यूम दिया हुआ है, मास था, ये मास था, ठीक है, ये मास था, ये वॉल्यूम हो गया, और ये सोल्यूशन, ये सोल्यूशन, ये सॉल्यूट है ई, ठीक है। तो व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ दोनों लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ आप चाहो तो वॉल्यूमेट्रिक लिख सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक
स्ट्रेंथ ऐसे भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट। तो मास ऑफ द सॉल्यूट ये है, तो इन ग्राम्स है। चलिए अच्छी बात है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको यूनिट, क्योंकि यहाँ पर दोनों कटने नहीं वाले हैं। और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मीटर्स दिया हुआ तो कोई टेंशन है नहीं, बस आपको कर देना 2 ग्राम्स पर लीटर, ये इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ है। अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने लिस्ट करवाया था, 9 तरीके बताए थे मैंने। अब ये एक चीज याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जब कह रहे हैं तो इसमें एक हम लोग अंदाजा कर लेते हैं कि ये लिक्विड से रिलेटेड है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। देखिए लिक्विड में आप जब लिक्विड डालते हैं, जैसे HCl डाल दिया, वाटर है आपके पास मान लीजिए 100 ml, और उसमें 5 ml आपने HCl डाल दिया या H2SO4 डाल दिया, तो ये तो हो गया लिक्विड टर्म्स, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट और सॉल्यूशन बनता है। कभी कभी हम चीनी डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, तो वो तो सॉलिड थे, हाँ घुल जाते हैं बाद में, लेकिन यहाँ पे सॉलिड एंड लिक्विड के टर्म्स में हमने कहा। दूसरी तरह से कभी कभी क्या होता है कि हम चूंकि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे तो सोच रहे हैं लिक्विड से रिलेटेड है, लेकिन सच्चाई है कि ये फ्लूइड से रिलेटेड है। फ्लूइड मतलब हो गया गैसेस भी आ जाते हैं फ्लूइड में और लिक्विड भी आते हैं, तो कभी कभी ज्यादातर आपके क्वेश्चंस में नहीं आएंगे, लेकिन कभी कभी आपके गैसेस के टर्म में भी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करना पड़ सकता है। जैसे कि ये जो एग्जाम्पल है ये वही बताएगा कि इसमें हम गैसेस के टर्म में खोजेंगे। तो ये समझ लिया हमारा लास्ट स्लाइड होगा, क्योंकि हम एक दिन में एक लेक्चर में कंसंट्रेशन का जो टर्म्स है सारे के सारे सॉल्यूशन का नहीं कर सकते हैं। आप कहोगे सर आप वन शॉट कर देते, एक साथ में हो जाता, वन शॉट करना इजी कर दूंगा मैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन आपके काम का नहीं होगा, क्योंकि आप जहां शुरू किए तो वहीं पे 0.0 पे फिर चले आइएगा। क्यों कि इतने सारे उसमें अलग अलग तरीके हैं एक्सप्रेस करने के, कि एक साथ में हम अगर एक दिन में करें तो आप जब बिल्डअप हो जाए किसमें कैसे करना आप भूल जाओगे, और अल्टीमेटली सीखना कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ ये ब्रेक करके अच्छी तरह से आपको क्लियर कर दूं सब चीज। तो यहाँ पर वही क्लियर करने के लिए ये लास्ट स्लाइड में कर रहा हूँ, और बाकी सब स्लाइड्स अगले लेक्चर्स के लिए रख देता हूँ। तो चलते हैं ये स्लाइड देखते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि देखिए आप जब परसेंट वर्ड यूज करते हो तो यानी क्या करते हो आप, वो साइन जो परसेंट कर देते हो वो एक्चुअली डिवाइड बाय 100 करते हो। तो जब किसी रेशियो का किसी चीज से डिवाइड कीजिए नंबर से, उतना से मल्टीप्लाई कीजिए, तभी रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आप ppm जब करते हो, पार्ट्स पर मिलियन करते हो, तो आप डिवाइड करते हो बाय मिलियन, मिलियन से डिवाइड करते हो तो आपको मिलियन से मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब ये मिलियन है क्या, ये तो बताइए आप पहले, तो हाँ बताना जरूरी है। अब देखिए लाख तो आप जानते हो, 1 लाख रुपया कितना होगा, उसमें शून्य कितना होगा, रुपया नहीं गिनने के लिए कह रहे हैं, उसमें शून्य कितना होगा, 5 होंगे तो आप 10⁵ लिख सकते हो। अच्छा 1 करोड़ में कितने शून्य होंगे, वो भी तो आप कौन बने करोड़पति देखे होंगे तो उसमें पता चल गया होगा, करोड़पति में आपको मिलता है 10⁻7। एक उसके बीच का टर्म जो वेस्टर्न वर्ल्ड में यूज होता है वो है मिलियन। आपने स्लम डॉग मिलियनेयर्स का नाम सुना होगा, एक फिल्म है जिसमें कि हमको ऑस्कर भी मिला था ना गाने में, जय हो। तो ये मिलियन क्या है, मिलियनेयर बना ना, मिलियन क्या है, वो 10 लाख को हम लोग यहाँ पे जो 10 लाख कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में उसको 1 मिलियन कहा जाता है, और वो 10⁻6 होता है। ये है 1 मिलियन का एक्सप्रेशन, ये ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ गई। एक चीज और मैं बता दूं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मास ऑन मास, मैं इस टर्म से ज्यादा सहमत नहीं हूँ। एक्चुअली यहाँ पे जो ऊपर में लिखिएगा वही आप ppm में नीचे भी लिख सकते हैं। आप अगर ग्राम्स में लिख रहे हैं तो नीचे ग्राम्स में होगा, किलोग्राम्स में लिख रहे हैं किलोग्राम्स होगा। आप पार्टिकल्स में लिख रहे हो इतने पार्टिकल्स, नीचे में उतने पार्टिकल्स होंगे। उसके बाद अब अगर वॉल्यूम में लिख रहे हैं जितने वॉल्यूम्स ऊपर में उतने वॉल्यूम्स नीचे में। फॉर एग्जांपल मैं वॉल्यूम के हिसाब से नहीं बता के पार्टिकल्स के हिसाब से, मान लीजिए आपके पास मिलियन में फॉर्म में बता रहा हूँ कि आपको कहा गया कि आपके पास में 100 पार्टिकल्स पर मिलियन है, या 100 पार्टिकल्स 5 मिलियन में है, तो ppm कितना होगा। तो आप कहोगे भैया 500 है और 5 मिलियन है, तो 5 को सॉरी फिर से मैं बता रहा हूँ, 100 बोला था मैं, 100 पार्टिकल्स है और ये आपका 5 मिलियन लिया गया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन समझिए या गैस समझ लीजिए।
तो आपको 100 को 5 से डिवाइड किया तो 20 पार्टिकल्स पर मिलियन आपका आएगा ppm। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी हम करेंगे। तो देखें, ये एग्जाम्पल देखेंगे तो सबसे अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कहा मतलब यूनिट की बात में कह रहा था, मास या लीटर या सेंटीमीटर मायने नहीं रखता, या पार्टिकल नहीं, जो ऊपर हो वही लिख दीजिए नीचे। यहाँ पे गैस का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हाट डज 10 ppm SO2 in air means। 10 ppm का मतलब हुआ, मान लीजिए इसको आप किस में लो, पार्टिकल्स में लो या वॉल्यूम में ले लेते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब ले लो आप। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है ऑफ SO2 is present in 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। इसका मतलब यही हुआ, सही तो हो गया। 10 पार्ट्स पर मिलियन, ये मिलियन है, ये क्या है पर मिलियन, इसको कहिए 1 मिलियन। हाँ, यही लिखोगे ना, 10 सेंटीमीटर क्यूब पर मिलियन सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर में क्यूब, सेंटीमीटर में क्यूब कट जाएगा, इसका मतलब यही होता है और कुछ नहीं। तो ये बहुत इजी है, आप इसको आप ऐसे लिखने 10 पार्टिकल्स लिख देते हैं ऑफ SO2 इज प्रेजेंट इन, तो फिर लिखते हैं आप इसको 10 to the power 6 particles of air। या फिर कोई कहता है नहीं हम तो ग्राम्स में लिखेंगे, तो कोई लिखता है कि 10 grams of SO2 is present in 10 to the power 6 grams of air। ये जो लिखे है ना 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो। आप जानते हो कि 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 6 इज इक्वल टू 10 to the power 3 लीटर्स हो जाएगा। तो इसको आप भी लिख सकते हो 10 to the power 3 लीटर्स ऑफ एयर। ये जैसे एक्सप्रेशन के अलग अलग तरीके थे। मतलब क्या था इसका पीपीएम का, मैं बता रहा हूँ पीपीएम का ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको समझ लेना है बस। आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपको कैसे लग रहे हैं ये बताइए, क्योंकि अब मैं अगर थोड़ा सा उत्साहित होऊंगा तो आपको मेन जो पार्ट इसका है, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में बता रहा हूँ, तो उसको मैं जारी रखूंगा। लेकिन थोड़ा कमेंट्स दीजिए कि आपको समझ में आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो मुझे और भी प्रोत्साहन मिलेगी। और ये बात मत भूलिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करते रहिएगा। और थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी। एक बात हमेशा याद रखना है, क्या, जश्न जीत के साथ पढ़ते रहिए और कामयाबी की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू।